नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चीके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 और आपका बेहद महत्वपूर्ण जो अध्याय है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ साथियों कुछ आए हुए क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। और दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और साथियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप प्लीज़ एक लोगों को ज़रूर शेयर कर देना। प्रत्येक दोस्त एक दो लोगों को, अपने साथियों को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे और लोगों का भी फायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमाणु संरचना होती क्या है, पहले हम बात करेंगे कि परमाणु होती क्या है। तो परमाणु यानी एटम। एटम क्या होता है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, यानी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य है तो इसके बहुत टुकड़े किए जाएं, समझ रहे हैं ना, तो वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, वो क्या कहलाता है साथियों? परमाणु कहलाता है। परमाणु का वह यानी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी ले और विभाजित भी ना हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे। आइए अगला क्या है, इसकी मूल संकल्पना यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम क्या थे, ये आइए बात करते हैं। साथियों, क्या था 19वीं सदी में, शताब्दी के अंतिम दशक में वैज्ञानिक आए। कौन आया था? जॉन डाल्टन। कहीं कहीं इनका नाम केवल डाल्टन रहेगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ था? जॉन डाल्टन साहब आए थे 1808 ईस्वी में, और इन्होंने एक अपना परमाणु जो है वो प्रस्तुत कर दिया, दिखाया लोगों को, इसके बारे में जानकारी दिया, और वही जो सिद्धांत था वही कहलाया डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक, इतना सबको क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होता है। यानी क्या इन्होंने बताया मेरे दोस्त कि जो परमाणु होता है वो अभाज्य होता है। ये 19वीं शताब्दी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंतिम दशक में आए थे जॉन डाल्टन साहब, लेकिन समय बीतता गया, परिवर्तन ही संसार का नियम था साथियों। तो आ गया आपकी 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के शुरू में ही वैज्ञानिक आपके आ गए, जे थॉमसन साहब। कहीं कहीं इनको लिखा रहता है जे थॉमसन, तो वो थॉमसन या थॉमसन दोनों एक ही शब्द है। और रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी तथा चैडविक, तो ये सब वैज्ञानिक कब आए थे? 20वीं शताब्दी के शुरू में ही। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। यानी मेरे दोस्त डाल्टन साहब ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही परमाणु है। लेकिन 20वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ, और जब इन वैज्ञानिकों ने आए तो इन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर यह बात रखी कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें 3 ही अस्थाई कण हैं। अस्थाई कण कौन कौन से हैं? उनका नाम दिया मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन। आप मेरे साथ, ये पीडीएफ आपको मेरे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। दूसरा उन्होंने बताया प्रोटॉन, और तीसरा बताया मेरे साथी न्यूट्रॉन।
इतना सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप शेयर कर देना तो मेरी मेहनत और अच्छी हो जाएगी। तो इन्हीं को हम कहते हैं मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल। किसको कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की अगर इस परीक्षा में पूछा जाए कि मूल कण क्या होते हैं, फंडामेंटल कण क्या होते हैं, अस्थायी कण क्या होते हैं, आपको अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिख जाए तो इनको टिक कर देना, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ साथियों क्या होते हैं, कुछ अस्थायी कण भी होते हैं। वो अस्थायी कण क्या होते हैं? आपके पंजीट्रॉन होते हैं, न्यूट्रोनो होते हैं, एंटी न्यूट्रोनो होते हैं और मेसान होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अस्थायी कण होते हैं। ठीक, अब मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं कि देखो सिंपल सा आपको पहले ये बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखें आप वैज्ञानिक का नाम। तो चलो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। देखो पहले आप लिखोगे ईंट पर नाच, ईंट पर नाचे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। साथ ही ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है टॉमसन, पा का मतलब होता है आपका प्रोटॉन और रा का मतलब होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक, इसी प्रकार मेरे दोस्त ना से होता है न्यूट्रॉन और चे यानी चैंडविक। याद हो जाएगा ना आपको, ईंटा पर, ईंट पर नाच या नाचे। ठीक, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात करते हैं मूल कण, उनके प्रतीक, आवेश, द्रव्यमान और एएमयू द्रव्यमान, खोजकर्ता क्या क्या होते हैं। तो आइए इसको हम बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन को सिंपली हम ई से प्रतीक इसका यही है ई, और इसका जो आवेश होता है ये माइनस होता है, यूनिट ऋणावेश। इसकी द्रव्यमान की बात करें साथी तो द्रव्यमान होता है 9.093 गुणे 10 पर घात -31 ये आपका होता है। दोस्तों अगर हम एएमयू की इसकी बात करें द्रव्यमान की, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो ये कितना होता है? ये होता है 0.0005486। ठीक, और खोजकर्ता कौन है? तो आपके हैं टॉमसन सर, टॉमसन। ये मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी, अब आइए प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो प्रोटॉन को हम सिंपली पी से प्रदर्शित करते हैं। इस पर यूनिट धन आवेश होता है और इसका जो आवेश होता है, इसका आवेश साथियों, इसका जो द्रव्यमान अगर हम किलोग्राम में बात करें तो वो होता है आपका 1.6726 गुणे 10 पर घात -27 का होता है। और इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। ऐसे हम न्यूट्रॉन की बात करें साथी तो न्यूट्रॉन को सिंपली यन से, स्मॉल यन से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो ये धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता, अर्थात ये विद्युत का उदासीन होता है। इसे हम लोग 0 से डिफाइन कर देते। इस पर कितना आवेश होता है? तो उस पर 1.67493 गुणे 10 पर -27 होता है। ठीक, अब दोस्त इसके खोजकर्ता कौन थे? चैंडविक साहब, जे चैंडविक साहब थे। और उन्होंने कब किया था? तो 1932 में। ठीक, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी और 1919 में आपका प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड साहब ने। तो इतना तो हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि एएमयू जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। साथियों आप इसको शेयर कर देना
आप इसको शेयर करोगे तो आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टार्ट कर देंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त, आपसे बिना कुछ लिए इतना बेहतर पढ़ाऊँगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज क्या थी? आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज। थोड़ा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जो करने वाला था साथियों वो विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, 60 सेंटीमीटर कांच की एक नली ली और दोनों ओर धातु की एक प्लेट लगाया। क्या किया उन्होंने मेरे दोस्त? तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। उन्होंने ये कांच की एक लंबी नली ले ली, ठीक, और इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया, धातु की प्लेटें लगा दी और ये वैक्यूम पंप लगाया। ठीक, क्या लगाया, वैक्यूम पंप। अब उन्होंने क्या किया, और इन्होंने बैटरी से क्या किया, सिरों को धन और ऋण प्लेटों से जोड़ा। उसके बाद अब देखो इन्होंने क्या किया कि एक आइटम यानी एटॉमिक, उन्होंने क्या वायुमंडलीय दाब पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। जब वैक्यूम पंप से दाब को कम किया गया यानी 10⁻⁻² किया गया तो क्या हुआ मेरे दोस्त, प्रकाश उत्पन्न होने लगी। जब तक वायुमंडलीय दाब पर था तब तक कुछ नहीं था। दोस्तों कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि वायु में विद्युत धारा कभी भी प्रवाहित नहीं होती। आप देखते होंगे आप जहाँ रहते होंगे वहाँ लाइट ऐसे पोल लगे होते हैं। तो साथ ही आप मुझे बताओ, अगर वायुमंडल में धारा वायु में मतलब प्रवाहित होती तो इसके झटके हमें लगते, क्योंकि वायु जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है, इसलिए वायुमंडलीय दाब पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वैक्यूम पंप की मदद से इसको क्या किया गया, 10⁻² किया गया तो क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न होने लगी। तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, जब दाब और कम किया गया, उन्होंने कहा अब और कम कर दिया जाए, तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो गया। क्या हुआ मेरे दोस्त, प्रकाश का उत्सर्जन ही बंद हो गया और हरे रंग की माइनस प्लेट से जो ऋण प्लेट था यानी इस प्लेट से एक हरे रंग की प्रकाश दिखाई दी। उसके बाद 10⁻⁻⁴ एटम दाब पर विसर्जन नली में कैथोड के सामने वाले दीवार से हल्के रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न हो गई, हल्के रंग का प्रकाश उत्पन्न हो गया। यही था मेरे साथी कि उन्होंने क्या किया, इस दोनों प्लेटें लगाई, बैटरी से जोड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ वैक्यूम पंप की मदद से जब उन्होंने 10⁻⁻² किया तो क्या हुआ, हल्का सा प्रकाश उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर उन्होंने जब 10⁻⁻⁴ किया, यहाँ आप देखेंगे 10⁻⁻⁴ किया तो सामने वाली दीवार पर, यानी सामने वाली दीवार कहने का साथी ये दीवार पर हरे रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न हो गया और इन्हीं किरणों का उन्होंने नाम दे दिया कैथोड किरणें। इन्हीं किरणों का नाम दे दिया कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणों के गुण क्या हैं, कैसे ये चलते हैं, इसको अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेरे साथी अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करिए, कम से कम एक व्यक्ति 10-10 लोगों को शेयर करे, जिससे ये समूह एक मजबूत हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, पैसे आप किसी के पास नहीं होता। जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सब एक मिडिल क्लास से हैं, एक गरीब परिवार से हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए ये बैच एकदम फ्री हमारी तरफ से पूरी मेहनत किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो दोस्तों एक बहुत, जो आपका मैथ है, फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है, यानी साथियों आपका जो PCM है,
PCM। इसको ऐसा पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि क्या पढ़ लिया, वो भी फ्री में। लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन है कि कम से कम आप लोग शेयर करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।